सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने पिछले वीडियो में डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है, उसमें पिछले वीडियो में पहला पार्ट पढ़ा था अहमदनगर का किला और उसके प्रश्न उत्तर देखे थे। आशा है कि आपको वो वीडियो समझ में आया होगा और आपने प्रश्न उत्तर भी समझे होंगे। आज हमारी पाठ्य पुस्तक वही भारत की खोज, जिसमें दूसरा अध्याय है तलाश, जो कि इसके लेखक, पूरी पुस्तक के लेखक ही जवाहरलाल नेहरू है। तो दूसरा अध्याय इसमें तलाश। हमने कल इस पाठ को हमने पढ़ा था। आज इस पाठ को अच्छी तरीके से समझने के लिए इस पाठ में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और उनके उत्तर क्या होंगे, हम उत्तरों के माध्यम से भी इस पाठ को अच्छी तरीके से समझेंगे कि नेहरू जी ने इस पाठ में क्या क्या बताया है, क्या क्या कहना चाहा, क्या क्या पूछा है और क्या क्या कहानी है इस पाठ में, वो हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से समझेंगे। तो हमें वो पिछला वीडियो देखने के बाद ये पाठ हमें और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। इसमें सबसे पहले तो छोटे छोटे प्रश्न हैं, उसके बाद में थोड़े इससे बड़े क्वेश्चन हैं। तो उनकी सहायता से हमें इस पाठ को अच्छी तरीके से समझने में सहायता मिलेगी। कक्षा 8 है, विषय हिंदी, भारत की खोज, दूसरा अध्याय है जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित और इसके प्रश्नोत्तर हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, नेहरू जी ने भारत को किस नजरिए से देखना शुरू किया? इसका उत्तर है, नेहरू जी ने भारत को एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। आलोचक यानी जो आलोचना करता है, लेकिन आलोचना करने का मतलब ये नहीं कि उसी में बुराई ही देखता है। वो दोनों पक्षों को, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, दोनों दृष्टियों से आलोचक किसी भी चीज को देखता है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के हजारों वर्ष तक स्वयं की सभ्य पहचान को किस कारण बनाए रख पाया? भारत में कोई विशेष तत्व अवश्य है जो उसे जीवन और टिकाऊ बनाए हुए है। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक कहाँ के टीले पर खड़ा है? उत्तर है, लेखक उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पे खड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके दो प्रमुख नगर हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। आप में ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे इसको, और हिस्ट्री का भी ये पार्ट है, ज्योग्राफी का भी पार्ट है ये। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो और ये हड़प्पा सभ्यता है, वो सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर हैं। तो लेखक कहाँ खड़ा है? लेखक उत्तर पश्चिम में स्थित, कहाँ? उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा है। इस नगर को कितना प्राचीन बताया गया? किस नगर को? मोहनजोदड़ो को। इस नगर को 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। कितना वर्ष पुराना बताया जाता है? 5000 वर्ष पुराना। यहाँ की अगला क्वेश्चन है, यहाँ की सभ्यता कैसी थी? यहाँ की कैसी? मोहनजोदड़ो की या सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख नगर है मोहनजोदड़ो, यहाँ की सभ्यता कैसी थी? यहाँ की सभ्यता प्राचीन और पूर्णतः विकसित थी, यानी पुरानी भी थी लेकिन विकसित थी। प्रश्न नंबर 6 है, नेहरू जी पर भारत के इतिहास और विशाल प्राचीन साहित्य की किन बातों ने प्रभाव डाला? नेहरू जी ने इनमें वर्णित विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला है। तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता एवं सक्रिय मस्तिष्क, एक्टिव माइंड की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, हमारे देश का नाम किसके आधार पे पड़ा? हमारा जो भारत है, इंडिया है, आर्यवर्त है, तो हिंदुस्तान का नाम किस पे पड़ा? इंडस या सिंधु के आधार पे। सिंधु क्या है? सिंधु नदी भी है। सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन जो सभ्यताएं, जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, वो किसी ना किसी नदी घाटी की नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं। तो इंडस या सिंधु के आधार पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? इंडिया और हिंदुस्तान। इंडस से इंडिया, सिंधु, सिंधु को आर्य लोग क्या कहते हैं? हिंदू। तो सिंधु से क्या बना? हिंदू, हिंदुस्तान। गंगा के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा? गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है और
भारत की रीढ़ है। तो गंगा ने इतिहास के आरंभ काल से ही भारत के हृदय पर राज किया। हृदय हमारा जो दिल होता है, वो शरीर का प्रमुख भाग होता है। तो गंगा ने भी क्या किया, इतिहास के आरंभ काल से ही भारत के हृदय पर राज किया। किसने? गंगा ने। गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। गाथा, कहानी। गंगा की कहानी कैसी है? भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। यानी ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की कहानी है, क्योंकि इसके किनारे सभ्यता विकसित हुई और संस्कृति विकसित हुई है, धार्मिक सभ्यता। और हजारों करोड़ों लाखों लोगों को इसने जीवन दान दिया है, अपने माँ के जैसे हमें पाला है, पोषित किया है, और भारत को हरा भरा इसने बनाया। किसने? गंगा नदी ने। प्रश्न नंबर 9 है, कुंभ के मेले में नेहरू जी ने क्या देखा? कुंभ के मेले हैं, ये कुंभ है जो 4 जगह लगता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन। इलाहाबाद या हरिद्वार के कुंभ मेले में हजारों की तादाद में लोग आते हैं। यह महान स्नान पर्व है। अब देखिए, यहाँ पहले तो लोग, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब जनसंख्या कम थी। आजकल तो हमारी अरबों में जनसंख्या है, इसलिए जब भी कुंभ मेले लगते हैं तो करोड़ों में जनसंख्या पहुंच जाती है, लाखों करोड़ों में जनसंख्या पहुंच जाती है। और उस समय क्या था, इलाहाबाद या हरिद्वार के कुंभ मेले में हजारों की तादाद में लोग आते हैं। यहाँ महान स्नान पर्व होता है। इनका क्या महत्व था? पहले के लोग यहाँ आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होते थे, और ज्ञान ध्यान की बातें की जाती थी, प्यार प्रेम बढ़ता था, संस्कृति को बढ़ावा मिलता था। तो ये कुंभ मेले आयोजित किए जाते थे। प्रश्न नंबर 10 है, नेहरू जी को 5000 साल से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में क्या प्रतीत होता है? कितने साल से? 5000 से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता यानी रेगुलरिटी में क्या प्रतीत होता था? उसमें उन्हें विलक्षणता प्रतीत होती थी, अनोखापन महसूस होता था, प्रतीत होता था। प्रश्न नंबर 11 है, यूरोप के तकनीकी विकास के पीछे क्या था? यूरोप के तकनीकी यानी टेक्निकल डेवलपमेंट, यूरोप के तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की क्या थी? चेतना थी। यानी वहाँ के लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग थे, इसलिए उन्होंने क्या तकनीकी विकास ज़्यादा किया। और तकनीकी विकास के कारण हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया, क्योंकि उनके पास तकनीकी ज़्यादा थी, हम तकनीकी में पिछड़े हुए थे। जब रचनात्मक प्रवृत्ति क्षीण होती है, क्षीण यानी कम होना, तब कौन सी प्रवृत्ति उसकी जगह ले लेती है? रचनात्मक, क्रिएटिव। रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। अनुकरण यानी किसी का पीछा करना, अंधा होकर पीछा करना। जब रचनात्मक प्रवृत्ति क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम किसी का अंधानुकरण करने लग जाते हैं। हम उसे किसी के पीछे बताए रास्ते पे ही चलने लग जाते हैं, हम अपने बने बनाए रास्ते पे नहीं चलते। प्रश्न नंबर 13, सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह किसने ले ली? इसकी जगह अत्यंत अलंकृत, अलंकृत यानी सजावटी भाषा ने, जिसमें सजावट हो, जिसमें कृत्रिम प्राकृतिक भाषा खत्म हो गई हो, जटिल साहित्य शैली ने जगह ले ली। वो सजी हुई भाषा थी, और कैसी थी? जटिल साहित्य शैली ने ले ली। कैसी? सरल सजीव भाषा की जगह। सरल यानी जिसको समझना कठिन हो, सजीव जिंदा हो, और समृद्ध यानी समृद्धशाली हो, तो उसकी जगह अलंकृत भाषा और जटिल साहित्य ने ले ली। संकीर्ण रूढ़िवादिता ने किसको जन्म दिया? संकीर्ण रूढ़िवादिता ने अंधी होड़ को, अंधविश्वास को, अंधी होड़ और अंधविश्वास को जन्म दिया। प्रश्न नंबर 15 है, प्राचीन और नवीन के बीच मनुष्य की क्या लालसा बनी रही? प्राचीन, प्राचीन है जो पुराना है, और नवीन यानी नया है, उसके बीच में मनुष्य की लालसा यानी पाने की इच्छा क्या बनी रही? पुराने को बनाए रखने और साथ ही नए विचारों को आत्मसात करने की लालसा बनी रही। यानी पुराने को तो बनाए रखना और नए विचारों को आत्मसात करना यानी ग्रहण करना, ये हमारी लालसा रही। प्रश्न नंबर 16 है,
लेखक भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए किसकी ओर देखता था? किसकी ओर देखता था? लेखक नेतृत्व के लिए निश्चित रूप से मध्यम वर्ग की ओर देखता था। मध्यम वर्ग जो न ज़्यादा अमीर हो न ज़्यादा गरीब हो, जो जमीन से जुड़ा हुआ था। मध्यम वर्ग के अंदर विद्रोह की चेतना क्यों पनपी थी? विद्रोह, लड़ाई की भावना, बदला लेने की भावना, परिवर्तन लाने की भावना। मध्यम वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया था। तो मध्यम वर्ग क्या महसूस कर रहा था? बंदी, यानी जो जेल में रहता है वो, और सीमाओं में जकड़ा हुआ। वह विद्रोही शासन में कुछ नहीं कर पा रहा था, अतः उसके अंदर विद्रोह की चेतना पनप रही थी। विद्रोही शासन कौन था? अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों का शासन होने के कारण ये जो मध्यम वर्ग है ये कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो उसके अंदर क्या हो गई? विद्रोह की चेतना पनपी। प्रश्न नंबर 18 है, नेहरू जी सभाओं में श्रोताओं से किसके बारे में चर्चा करते थे? कल हमने पाठ में भी पढ़ा था, नेहरू जी सभाओं में श्रोताओं से हिंदुस्तान के साथ ही भारत के बारे में चर्चा करते थे। हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ा, भारत में क्या विशेष चीज़ है, ऐसी विषयों पे नेहरू जी चर्चा करते थे। प्रश्न नंबर 19 है, नेहरू जी ने किसानों को किसकी जानकारी दी? नेहरू जी ने किसानों को उनकी सामान्य समस्याओं की जानकारी दी। नेहरू जी ने किसानों को उनकी किसकी जानकारी दी? सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और अपनी यात्राओं के बारे में बताया। लेखक ने लोगों से क्या अपेक्षा की? उन्होंने लोगों से यह अपेक्षा की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें, वे विराट विश्व के बारे में भी सोचें। उन्होंने लोगों से क्या अपेक्षा की? कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में, अखंड जिसके टुकड़े और न हों, जिसके टुकड़े न हों, उसको अखंड मानकर उसके बारे में सोचे। किसके बारे में? भारत के बारे में। वे विराट विश्व के बारे में भी सोचे। विराट यानी बहुत बड़ा, जो विश्व है, दुनिया है, उसके बारे में भी सोचे। नेहरू जी स्वागत सभाओं में क्या पूछते थे? जब उनका स्वागत किया जाता था भाषण के दौरान, तब वो क्या पूछते थे? वे पूछते थे कि भारत माता की जय से उनका क्या चाहिए। यानी लोग भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? नेहरू जी उन्हें समझाते, तुम सभी भारत माता के हिस्से हो। यानी सभी लोग किसके हिस्से हैं? भारत माता के हिस्से हैं। अंग्रेजी शासन में भारत के किसानों की समस्याएं कौन कौन सी थी? कौन कौन सी समस्याएं थी जब अंग्रेजों का गुलाम था? किसानों की प्रमुख समस्याएं थी गरीबी, कर्ज, जमींदारों और महाजनों द्वारा शोषण, लगान, कर और पुलिस के अत्याचार। पुलिस का अत्याचार भी सहना पड़ता था, कर और लगान भी देना पड़ता था, कर्ज भी लेना पड़ता था, गरीबी में रहते थे, जमींदारों और महाजनों को द्वारा शोषण किया जाता था। यानी उपजता कम था और वो टैक्स के रूप में बहुत ज़्यादा फसल का हिस्सा उनका टैक्स में ही चला जाता, कर के रूप में ही चला जाता था, और इनकी दादागिरी रहती थी जमींदारों के और महाजनों की, किसानों का शोषण करते थे। प्राचीन भारत की क्या विशेषता थी? प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक सांस्कृतिक और सभ्यता थी जिसमें तमाम चीज़ों को आकार दिया गया। यानी भारतीय अपने आप में एक निराली दुनिया थी। एकता और विविधता का सामंजस्य कैसे था? भारत की एकता बाहर से आरोपित नहीं थी, वरन यह आंतरिक थी। भारत में जो एकता है वो बाहर से आरोपित नहीं है, आरोपित यानी थोप देना, वैसी नहीं थी। भारत में तो अपने आप में एकता थी। इसके साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया। हर प्रकार की विविधता, यानी भारत विविधताओं का देश है, इसमें सबको मान्यता है, सबको एक दृष्टि से देखा जाता है। कौन कौन से धर्म के अनुयायी भारतीय बने रहे? कौन कौन से? यहाँ यहूदी भी थे, पारसी भी थे, मुसलमान भी थे, वे सब क्या बने रहे? भारतीय बने रहे, हिंदू तो है ही। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रवाद की अवधारणा का भारतीयों पर क्या असर हुआ? राष्ट्रवाद की अवधारणा विकसित होने पर भारतीय एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट रहते थे, भले उनके भीतर मतभेद हो। राष्ट्रवाद यानी जिनमें देश की भावना, देशभक्ति की भावना विकसित हो, तो उन्होंने बाहर जो रहते थे तो एक भारतीय एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट रहते थे। विदेश में भी आजकल अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, इटली में, जर्मनी में,
कहीं भी रहो, भारतीयों का अपना एक समुदाय होता है और वो अपनी मांगों को लेकर, अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए, सबके लिए वो एक जगह एकजुट हो जाते हैं। नेहरू जी को कैसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली थी? उन्हें एक ऐसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली थी जिसमें लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुरा कथाओं का मेल था। कैसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली थी? जिसमें लोक प्रचलित दर्शन, परंपराएं थी, इतिहास, मिथक कल्पना और इतिहास का मिश्रण होता है, वो पूरी तरह से सही नहीं होता। पुरा कथाओं, प्राचीन कथाओं का मेल था। प्रश्न नंबर 28 है, भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत किस कारण जनता के बीच प्रसिद्ध रहे? जो रामायण और महाभारत हैं वो किसके कारण जनता में प्रचलित रहे? भारत के ये प्राचीन महाकाव्य लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। देखो, ये रामायण का अनुवाद है, बंग रामायण है, कम रामायण है ना, गुजराती रामायण है, तो तमिल रामायण है, इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ और ये दूर दूर तक फैल गई। देहाती लोग क्या करते थे? देहाती यानी गाँव के लोग। देहाती लोग प्राचीन रचना को के नैतिक उपदेश को रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों का साहित्यिक मोड़ दे देते थे। नेहरू जी किसे देखकर विश्व में विमुग्ध हो जाते थे, यानी आश्चर्यचकित हो जाते थे? नेहरू जी जब किसी गांव में गुजरते हुए मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री को देखते तब वे विस्मय से विमुग्ध हो जाते, यानी बहुत प्रसन्नचित हो जाते कि हमारे देश में इतने सुंदर नर और नारियां रहते हैं। अब इनसे थोड़े बड़े प्रश्न हैं, लघुतरात्मक। नेहरू जी के मन में क्या प्रश्न उठते थे? नेहरू जी के मन में हमने कल पाठ में भी पढ़ा था, आखिर भारत है क्या? अतीत में भारत किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? अतीत यानी पहले के समय में भारत कौन सी विशेषता ऐसी थी? भारत ने अपने प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति, जो ताकतवर देश था, अपने कैसे खोया? क्या आज भी भारत के पास कुछ ऐसा बचा है जिससे जानकर कहा जा सके भारत का आधुनिक विश्व से कैसा तालमेल बैठता है? हमारा जो तालमेल है वो विश्व से अब कैसा बैठता है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या बताया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? 5000 वर्ष पुरानी बताया गया था। यह एक प्राचीन एवं पूर्ण विकसित सभ्यता थी। इसका आधार ठेठ भारतीयपन था। अन्य सभ्यताओं से भी इसका संपर्क रहा। प्रश्न नंबर 3 है, नदियों के बारे में नेहरू जी का क्या कहना है? पहाड़ों से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली नदियों ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। किन्हें? नेहरू जी को। यमुना के चारों ओर नृत्य, उत्सव, नाटक से संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं हैं। किसके? यमुना नदी के किनारे। क्योंकि नदियों के किनारे अनेक गांव, बस्ती, नगर बसते गए, तो उनमें नृत्य, उत्सव, नाटक से संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं हैं। भारत की प्रमुख नदी गंगा ने भारत के हृदय पर राज किया है। किसके हृदय पर राज किया है? भारत के हृदय पे। गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। नेहरू जी ने अन्य किन किन ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा की? यानी नेहरू जी यात्रा पे जाते थे तो उन्होंने और कहाँ कहाँ घूमा? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं, ये कहाँ है? बहुत ऐतिहासिक गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं। आगरा और दिल्ली में बनी इमारतें, बनारस के पास सारनाथ का, और फतेहपुर सिकरी जो अकबर की राजधानी रही थी, आगरा में ही। लेखक को किन किन कारणों से उत्तरोत्तर गिरावट का अनुभव होता है? शब्द भंडार की प्रधानता, भव्य कला एवं मूर्तिकला निर्माण की जगह जटिल पच्चीकारी वाली नक्काशी का होना, सरल, सजीव और समृद्ध भाषा के स्थान पर अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली अपना लेना, संकीर्ण रूढ़िवादिता यानी ब्रॉड माइंड में रखना। लेखक को किससे संतोष नहीं हुआ? लेखक को पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों, विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों समझ में तो आई, पर संतोष का अनुभव नहीं हुआ, न उसे वह मिला जिसकी वह तलाश कर रहा था। लेखक को किससे संतोष हुआ? प्राचीन स्मारकों, लेखक को पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियां समझ में तो आई, पर उससे संतोष अनुभव नहीं हुआ। प्रश्न 7 है, लेखक को किस बात से निराशा हुई? लेखक कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेखक को सामान्य व्यक्तियों से बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, इसलिए उसे बहुत निराशा नहीं हुई, क्योंकि जो व्यक्ति अधिक
अपेक्षा रखता है वो उतना ही दुखी होता है। उसने उनसे जितनी उम्मीद थी उससे अधिक पाया, यानी लोगों से जितनी उम्मीद थी उनसे भी अधिक उन्होंने पाया। नेहरू जी ने सीमित नजरिए वाले किसानों को क्या बताया? नेहरू जी ने सीमित नजरिए वाले किसानों को देश के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जिस देश की मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं उसका हर हिस्सा एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। उन्होंने किसानों को उसकी सामान्य समस्याओं की जानकारी दी। किस नजरिए को बताया? जिस देश की मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हम भारत देश की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, किससे? अंग्रेजों से। उसका हर हिस्सा एक दूसरे से भिन्न है। प्रश्न नंबर 9, भारत माता के संबंध में नेहरू जी लोगों से क्या प्रश्न पूछते थे, उन्हें क्या उत्तर मिलता था? नेहरू जी प्रश्न पूछते थे कि भारत माता की जय से आपका क्या मतलब है। नेहरू जी भारत माता की जय बोलने वालों से प्रश्न करते इस पुकार से, इस प्रकार आएगा, एक पुकार नहीं, इस प्रकार से उनका क्या आशय है। जब एक किसान ने उन्हें बताया कि भारत माता हमारी धरती है। भारत माता क्या है? हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी है। तब नेहरू जी पूछते कि कौन सी मिट्टी? अपने गांव की, जिले की, राज्य की या पूरे भारत की मिट्टी? यानी किस मिट्टी को भारत माता की मानते हो? भारत की विविधता अद्भुत है, अनोखी है। कैसे? भारत की विविधता प्रकट है और उसे कोई भी देख सकता है। उसका संबंध शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों से भी। उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है, पर उनके भीतर के सूत्र एक समान हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, क्या जानकारी हैरत में डालने वाली है? यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषी कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी पहचान बनाई हुई है। यानी ये जितनी भी सभ्यता, संस्कृति और भाषाएं हैं, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़ी, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठानी, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी, ये इतने वर्षों से कैसे अपना अस्तित्व बनाए हुए, कैसे जीवित हैं। अब कौन सी अवधारणा अधिक विकसित हो गई है? अब राष्ट्रीयता की अवधारणा अधिक विकसित हो गई है। विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए हिंदुस्तानी ही माना जाता है। यानी हमारे देश के लोग रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी पेशा के लिए, व्यवसाय के लिए बाहर जाते हैं, तो जब हमारे देश का कोई नेता होता है या हमारे देश का कोई उत्सव होता है तो वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, या कोई समस्या होती है, कोई विरोध दर्ज कराना था, कोई खुशी मनानी होती है, तो वो एक भारतीय के रूप में वहाँ इकट्ठे होते हैं। अनपढ़ ग्रामीणों को क्या याद थे? अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और उन्हें अपनी बातचीत के दौरान उद्धृत करते रहते थे। वे नैतिक उपदेश वाली कहानी का भी उल्लेख करते थे जिनमें नैतिकता हो। पाठ के आधार पर बताओ कि अभाव में जीते भारतीयों की दशा कैसी थी। पाठ से पता चलता है कि उस समय भारतीय अभाव में जीने के लिए विवश थे। कैसे जीने में विवश थे? अभाव में जीने को विवश थे। चारों ओर गरीबी थी, इस प्रकार की विपत्तियां थी, निराशा का भाव उनके चेहरे पर स्पष्ट देखा जा सकता है। समाज में भ्रष्टाचार व असुरक्षा की भावना थी। तो चारों ओर गरीबी थी और अन्य प्रकार की विपत्तियां थी, यानी परेशानियां थी, कठिनाइयां थी। निराशा का भाव उनके चेहरे पर स्पष्ट था क्योंकि गरीब थे। समाज में भ्रष्टाचार एवं असुरक्षा की भावना थी। अब इसमें सरल से क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो को कब का बताया जाता है? 5000 वर्ष पहले का बताया जाता है। इसको बहुत सरल है। नेहरू जी पर भारतीय इतिहास और साहित्य की किस विशेषता ने प्रभाव डाला? तेजस्विता ने भी प्रभाव डाला। भाषा की स्पष्टता ने, पीछे के सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने। लेखक कुंभ स्नान पर वो कहाँ जाता था? इलाहाबाद और हरिद्वार जाता था। क्या आएगा? नेहरू जी की स्वागत सभा में लोगों के कंठों से क्या स्वर गूंजता? भारत माता की जय। ठंड की चादर से लिपटा कौन है? खैबर पास। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आज के हमारे प्रश्न थे अध्याय 2 के तलाश के। तो आप पिछले वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे
और उसके बाद इस प्रश्नों की सहायता से पाठ को समझने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। आप समय का सदुपयोग कीजिए और सभी विद्यार्थी अपने प्रश्न उत्तर लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। सभी विद्यार्थियों को अपना गृह कार्य प्रॉपर तरीके से करना है। अब 2-4 विद्यार्थी ही हैं जो अपना काम दिखा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना। सभी को अपना समय का सदुपयोग करना है, सबको पढ़ाई जारी रखनी है और घर से बाहर नहीं निकलना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। नमस्कार।